आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड सीक्वेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। हम किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं और उसका सीक्वेंस क्या होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन क्यों ज़रूरी है इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिस पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, बीइंग सिविलियन। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और कमेंट में मुझे बता भी सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर कुछ क्वेश्चंस हों आपके इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं उसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि बीइंग सिविलियन यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप एंड सीक्वेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कि कितने तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं और उसका सीक्वेंस क्या होता है साइट पे जो हम लोग फॉलो करते हैं। और अगर आप डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करोगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट से आप बचे रहोगे। प्रोजेक्ट पे बहुत सारा काम ऐसा होता है जो वर्बली हम कर सकते हैं जनरली, मतलब साइट पे ये होता है कि ठीक है साइट पे काम हो रहा है और प्रोजेक्ट ऑनर आया, उसने कह दिया यार यहाँ पे ये ऐसे नहीं ऐसे कर दो, मतलब इस मटेरियल की जगह ये मटेरियल लगा दो, कोई बात नहीं। वो आपको कह रहा है तो जाहिर आप कर दोगे, वैसा ही कर दोगे। लेकिन मान लो कि उसने ऐसा कहा और बाद में उसने कह दिया कि नहीं मैंने नहीं कहा है, तो आपके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं होगा कि हाँ ठीक है आपने ऐसा कहा था। तो इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी होते हैं। ये सारे का मतलब जितने भी डॉक्यूमेंटेशन आप यूज़ करोगे वो आपके काम में आएंगे और इससे बहुत सारा फ़ायदा होता है हमको डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करने में। तो ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं यहाँ पे टाइप एंड सीक्वेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वर्क, इसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूल है जो प्लानिंग इंजीनियर बनाता है। किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले प्रोजेक्ट के बारे में प्लानिंग की जाती है, उसके शेड्यूल्स बनाए जाते हैं कि कब से कब तक प्रोजेक्ट चलेगा, कितने दिन में ख़त्म होगा। फिर उसके बाद ड्राइंग अप्रूवल, काम शुरू होने से पहले ड्राइंग फाइनल ड्राइंग अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्राइंग एक मरतबा आप सबमिट करोगे उसमें कुछ अपडेट्स होते हैं, चेंजेस होते हैं, कंटिन्यूसली ड्राइंग अपडेट होती रहती है जब तक कि एक फ़ाइनल अप्रूवल ना मिल जाए आपको कि हाँ कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले जो साइट पे ड्राइंग जाएगी वो अप्रूव्ड और सील्ड ड्राइंग होगी कि हाँ ये फाइनल ड्राइंग है और इस पे काम होना है। उसी तरह मटेरियल अप्रूवल है। तो बहुत सारे मटेरियल ऐसे बहुत सारी कंपनियों के मिलते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं। तो आप कौन से ब्रांड्स का यूज़ करोगे इसके लिए मटेरियल अप्रूवल फॉर्म आता है, वो आपको फिल करके क्लाइंट से अप्रूवल लेना होता है। मेथड ऑफ स्टेटमेंट ये होता है कि जैसे कोई भी काम आपको करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस आप फॉलो करोगे, क्या सीक्वेंस आप फॉलो करोगे, काम का क्या क्या तरीका होगा, क्या सेफ्टी लोगे, मतलब ये सारी चीज़ें एक काम करने के लिए जैसे वाटर प्रूफिंग करना है तो उसमें क्या क्या मेथड आप फॉलो करोगे उस वाटर प्रूफिंग के लिए, उसको मेथड ऑफ स्टेटमेंट कहते हैं। चेंज रिक्वेस्ट, मान लो कि आपने पहले कुछ और बात हुई थी कि भाई काम ऐसे होगा, बाद में उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ पे एक और मुझे ओपनिंग बनानी है, यहाँ पे एक नया डोर लगाना है, तो वो चेंज रिक्वेस्ट में आएगा। वो जिस हिसाब से क्लाइंट आपको रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट अप्रूवल के बेसिस पे फिर वो चेंज रिक्वेस्ट जिस हिसाब से नया होगा वो आप अपडेट करोगे, उसके हिसाब से काम होगा। रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन, ये आरएफआई जनरली आप कोई भी काम फिनिश कर लोगे, एज पर ड्राइंग आप सारा काम फिनिश कर लोगे तो उसके बाद क्लाइंट को आप बोलते हो कि आप आगे चेक करो, तो वो होता है रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन। टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, जब आपका सारा काम ख़त्म हो जाएगा एक बिल्डिंग का तो उसके बाद हम टेस्टिंग करते हैं किसी भी चीज़ की। जैसे मान लो कि आपका एचवैक सिस्टम है या आपका वाटर सिस्टम है, तो इन सारी चीज़ों की टेस्टिंग होती है कि ये सारी चीज़ें सही काम कर रही हैं या नहीं। और उसमें फिर हम लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं कि अच्छा इसकी एक वारंटी कब तक है, कब से कब तक है, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर होते हैं। और इसके लिए टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ये मतलब छोटा काम नहीं, ये काफ़ी बड़ा काम है। और इसके लिए भी अलग से समझ लीजिए कि आपको प्लानिंग करनी होती है, इसके लिए अलग से एक प्लान बनाना होता है और उसके बेस पे काम होता है। फिर वो सारा हैंड ओवर होगा। लास्ट है वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जो आपको क्लाइंट की तरफ से दिया जाता है। जब आप सारा सब कुछ कर लेंगे, हैंड ओवर कर देंगे, तो फिर वो लिख देंगे आपको वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो चलिए देखते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूल और प्लानिंग क्या होती है। चलिए प्रोजेक्ट प्लानिंग को हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है। कि मान लीजिए आपको कोई काम करना है, किसी भी तरह का कोई काम करना है, तो आप पहले दिमाग में उसके बारे में सोचते हैं ना कि अच्छा हाँ मेरा गोल क्या है, गोल पहले सेट करेंगे। तो यहाँ एग्जांपल के तौर पे चलिए हमको एक गोल सेट करते हैं कि हमें एक फैमिली डिनर अरेंज करना है। ये एक गोल हो गया आपका। फिर उसमें क्या क्या काम होंगे,
वो आपको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा कि जैसे ग्रोसरीज बाई करनी है, खाना बनाना है, टेबल सेट करना है, ये सारे टास्क हो गए आपके। फिर उसके बाद आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे, मतलब मटेरियल समझ लीजिए कि मटेरियल आपको उस काम के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा, इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, कुकिंग यूटेंसिल्स चाहिए होंगे, ये सारी चीज़ चाहिए होंगी। फिर आ जाता है कि अच्छा ये सारी चीज़ हो गई, मेरे पास सामान आ गया, तो अब ये सारी चीज़ें जब मेरे पास आ गई तो इस काम को करेगा कौन? तो उसके लिए हम टास्क असाइन करते हैं, हमारे पास मैन पावर चाहिए, ये सारे टास्क असाइन किए जाएंगे उन मैन पावर्स को कि अच्छा ठीक है, ये तुम कर लोगे, ये तुम कर लोगे, ये तुम कर लोगे। ये सारी चीज़ हो गई तो उसके बाद हमको डेडलाइन सेट करना होता है कि अगर आप डेडलाइन नहीं सेट करेंगे तो पता चला कि अच्छा खाना हमको 9 बजे खिलाना था तो पता चला 12 बजे तक खाना ही बन रहा है, तो इसलिए डेडलाइन सेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी आपने देखा कि हम लोगों ने सारी चीज़ें अरेंज कर ली, मतलब सारे सामान खरीद लिए, किसको क्या काम करना है ये भी सेट हो गया, टाइमिंग भी सेट हो गई। अब यहाँ पे वही है, शेड्यूलिंग जो है वो ज़्यादातर मतलब समझ लीजिए कि टाइम ही से रिलेटेड है, और स्पेशली इसमें टाइम से रिलेटेड है। और दूसरी चीज़ की शेड्यूलिंग में सीक्वेंस ऑफ वर्क कैसे होगा उस चीज़ को भी देखते हैं कि भाई अगर हम खाना बनाना है तो खाने का इंग्रेडिएंट पहले ख़रीदना होगा, हम खाना पहले नहीं बना सकते और उसमें लिखें कि हाँ इंग्रेडिएंट बाद में। तो ये सारी चीज़ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में आती है कि टाइमलाइन क्या होगा किसी भी प्रोजेक्ट के स्टार्ट करने का, कि मान लीजिए जनवरी में हम प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। अच्छा यहाँ इस एग्जांपल से समझते हैं कि भाई अगर आज 10 बजे 11 बजे खाना खिलाना है हमको शाम में, तो सुबह से काम शुरू हो जाएगा, सुबह से उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। 10 बजे ग्रॉसरी ख़रीद के आ जाएगी, 1 बजे इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे, 3 बजे खाना बनाना शुरू कर देंगे, 6 बजे टेबल लगाना शुरू कर देंगे, और फिर 7 बजे, अगर डेडलाइन 7 बजे की है तो 7 बजे हम डिनर सर्व कर देंगे। और इन सब के बाद इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सीक्वेंस। अगर आपको काम का सीक्वेंस मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी हिसाब से उसको शेड्यूलिंग करोगे। और सीक्वेंस नहीं मालूम है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई मटेरियल हमको पहले चाहिए, काम बाद में होगा। मटेरियल लेके आओगे तो काम होगा। आप अगर उसमें शेड्यूलिंग में कर दो कि भाई कंक्रीट पोरिंग करनी है हमको 10 बजे दिन में, लेकिन उसके लिए मटेरियल अवेलेबल नहीं है, और आपने शेड्यूलिंग में उसको कर दिया कि शाम 4 बजे कंक्रीट आएगा, तो अब जाहिर सी बात है सुबह 10 बजे तो आप कंक्रीट पोरिंग नहीं कर सकते हो ना। तो इसलिए ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। किसी भी काम से पहले अगर आप इसको बनाएंगे, अपना प्रोजेक्ट प्लान बनाएंगे, इसलिए इसके लिए एक स्पेशली एक इंजीनियर होता है, प्रोजेक्ट प्लानर होता है या प्लानिंग इंजीनियर होता है, जो ये सारी चीज़ें देखता है और बनाता है। यहाँ आप देखिए एक प्लानिंग बनी हुई है, एक छोटे से प्रोजेक्ट की ये प्लानिंग बनी हुई है, इसमें एक लाइन से सारी चीज़ें दी हुई है, कब से कब तक चलेगा, प्रोजेक्ट कब शुरू हो रहा है, 1/7/2024 को शुरू हो रहा है और इसके ख़त्म होने की डेट है 20/11/2024। टोटल 265 डेज़ आप ले रहे हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और उसमें ये सारे प्रोसेस हैं जिसको आप फॉलो करना है, मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो डेट के हिसाब, टाइम के हिसाब से आपको भाई इतने दिन में ये काम ख़त्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए देख लीजिए 219 दिन दिए हुए हैं, मैकेनिकल वर्क के लिए 215 दिन दिए हुए हैं। तो इस तरह से हर चीज़ का अपना एक टाइमिंग दिया हुआ है कि ये काम इतने दिन में ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ड्राइंग अप्रूवल के बारे में। ड्राइंग अप्रूवल क्या होता है? शॉप ड्राइंग्स बनानी होती है और फिर वो सबमिट करनी होती है, तो उसके बारे में देखते हैं कि वो कितने तरह के होते हैं, क्या क्या करना होता है। ये देखिए ये लिस्ट है, टाइप्स ऑफ ड्राइंग रिक्वायर्ड ऑन द साइट, मतलब ये सारी ड्राइंग्स आपको साइट पे चाहिए होती हैं काम शुरू करने से पहले। स्ट्रक्चरल ड्राइंग होती है जिसमें फाउंडेशन प्लान, फ्रेमिंग प्लान, स्ट्रक्चर डिटेल्स, आर्किटेक्चर ड्राइंग होती है, फ्लोर प्लान, एलिवेशन, सेक्शन डिटेल्स, मैकेनिकल ड्राइंग्स होती है, एचवैक की, डक्ट वर्क लेआउट, इक्विपमेंट प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, लाइटिंग प्लान, टेलीकम्युनिकेशन लो वोल्टेज सिस्टम ड्राइंग होती है, फिर प्लम्बिंग ड्राइंग्स होती है, इंटीरियर डिज़ाइन होता है, लैंडस्केप ड्राइंग होता है। ये सारी ड्राइंग्स है जो आपको साइट पे चाहिए होंगी काम करवाने के लिए, किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी काम को कंप्लीट कराने के लिए। अगर ड्राइंग नहीं है तो आप किस बेस पे काम करोगे? अगर वर्बली काम करोगे, हाँ उसने आया, वो आया, उसने ऐसा कुछ बोल दिया कि ऐसा कर दो ऐसा कर दो, वो चीज़ तो नहीं कर सकते ना। आपको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा, जो चीज़ ड्राइंग में दी हुई है उसी हिसाब से काम करवा रहा होगा, तो उसके लिए ड्राइंग का अप्रूव होना बहुत ज़रूरी है। और इन सारी तरह की ड्राइंग होती है, ये सारी जो आपको लिस्ट दिख रही हैं, इतने तरह की ड्राइंग होती हैं जो हमें चाहिए होंगी, वो ड्राइंग अप्रूव्ड ड्राइंग चाहिए होंगी, ताकि फिर उस हिसाब से आप साइट पे काम करवा सको। चलिए आगे मैं देखता हूँ, मतलब आपको दिखाता हूँ ड्राइंग कैसी होती है।
ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये हमारी एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग है जिसमें फुटिंग की डिटेल्स दी हुई है, फुटिंग और कॉलम की डिटेल्स दी हुई है। फुटिंग कितने बाई कितने की होगी, कॉलम कितने बाई कितने का होगा, उसमें कितने तरह की स्टील यूज़ होगी, क्या क्या होगी, उसकी थिकनेस क्या होगी, ये सारी डिटेल्स में दी हुई है जो हम देख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग, सबसे पहले ड्राइंग तो यही होगी किसी भी बिल्डिंग का काम करवाने के लिए। स्ट्रक्चरल ड्राइंग सबसे पहले हम लोगों को दी जाती है और इसी के बेस पे आप लेआउट निकालोगे, साइट लेआउट बनाओगे साइट पे। ये आपकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग है। अगर आप इसको देखोगे आर्किटेक्चरल ड्राइंग में, तो हर तरह के मतलब हर चीज़ की डायमेंशन दी होगी आपको कि डोर कितने बाई कितने का होगा, विंडोज़ कितने की होगी, फ्लोर पे कहाँ से मतलब वॉल टू वॉल बीच में कितने डायमेंशंस मतलब कितने डिस्टेंस आ रहा है, ये सारी डायमेंशन इस पे दी होंगी आर्किटेक्चरल ड्राइंग पे। आप उसको यहाँ से ले सकते हो। ये भी एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग है जिसमें आप देख रहे हैं कि टाइल्स की डिटेल्स दी हुई है। जैसे टॉयलेट्स की टाइल्स है, उसमें क्या क्या होगी, कितने बाई कितने का टाइल्स लगेगा और कहाँ से कहाँ तक टाइल्स लगेगा, उसके फ्लोर की डिटेल्स दी हुई है। यहाँ पे आप देखोगे स्कर्टिंग की डिटेल्स दी हुई है कि स्कर्टिंग कितने बाई कितने का कहाँ पे लगेगा, हिडन होगा या विजिबल होगा, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। ये सारी चीज़ें ड्राइंग में आपको मिल जाएगी, जो आपके पास ड्राइंग होगी उसमें आप देखोगे तो अवेलेबल होगी। ये मैकेनिकल ड्राइंग हो गई। इसमें वाटर की ड्राइंग होगी, मतलब वाटर ड्राइंग आप कह सकते हो। वाटर फ्लो, हॉट एंड कोल्ड वाटर फ्लो जो होगा आपके स्ट्रक्चर बिल्डिंग में, कहाँ से कहाँ तक जाएगा पानी, कहाँ से कहाँ जाएगा, गर्म पानी और ठंडा पानी, ये उसकी डिटेल्स है। तो ये मैकेनिकल ड्राइंग हो गई। ये भी मैकेनिकल ही ड्राइंग है। एच बैक की भाई, डक्ट कहाँ पे लगेगा, कितने बाई कितने का डक्ट लगेगा, ये सारी डिटेल्स ड्राइंग में दी होगी। वो मैकेनिकल का मतलब जो मैकेनिकल इंजीनियर होगा वो इस तरह की ड्राइंग बनाएगा, वो अप्रूवल करवाएगा।
ये जो आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है। इसमें आप देख रहे होगे कहाँ कहाँ पे लाइटिंग है, कहाँ पे कौन सा सॉकेट लगेगा, कहाँ पे टू वे है, कहाँ पे थ्री वे है, कहाँ पे वन गैंग है, टू गैंग है। ये सारी डिटेल्स इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में दी होगी। आप इस ड्राइंग को फॉलो करोगे तो उसी हिसाब से काम होगा। ये आपको लो वोल्टेज ड्राइंग हो गई, जिसमें सीसीटीवी कहाँ होगा, टीवी कहाँ पे लगेगी, मतलब जो भी लो वोल्टेज चीज़ें हैं जिसका यूज़ बिल्डिंग में होता है, ये उसके लिए होती है ये ड्राइंग, लो वोल्टेज ड्राइंग। ये लास्ट में एक लैंडस्केप ड्राइंग होती है जो बाहर के, मतलब समझ लीजिए कि विला का अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो विला के सराउंडिंग्स में कहाँ पे क्या प्लांट्स वगैरह अगर लगाने हैं या गार्डन बनाना है तो उसके लिए लैंडस्केप ड्राइंग बनाते हैं। ये वो ड्राइंग है लैंडस्केप ड्राइंग। तो चलिए आपने देख लिया कि लैंडस्केप ड्राइंग तक तो हमने देख लिया था ड्राइंग कितने तरह की होती है, क्या क्या होता है। अब मटेरियल अप्रूवल की बात करते हैं कि मटेरियल अप्रूवल क्या होता है। मटेरियल अप्रूवल क्या होता है? सबमिशन ऑफ मटेरियल सैंपल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। मतलब क्लाइंट को जो भी मटेरियल आप सबमिट कीजिएगा और उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन कीजिएगा वही हो गया मटेरियल अप्रूवल। मतलब आप कौन से ब्रांड की चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कौन से ब्रांड का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, वो क्लाइंट से अप्रूवल लेना पड़ता है उसके लिए। जब आप मटेरियल सबमिट कीजिएगा तो साथ में एक डेटा शीट भी मिलता है। किसी भी ब्रांड का कोई भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो तो साथ में एक डेटा शीट आता है जो आपको मटेरियल अप्रूवल फॉर्म के साथ सबमिट करना होता है। फिर क्लाइंट उसको देखता है, चेक करता है, कंपेयर करता है फिर दूसरे सारे ब्रांड्स के साथ। जनरली उन लोगों को पता होता है कि कौन सा अप्रूव करना है, वेंडर अप्रूव्ड होते हैं पहले से, सिर्फ आपको सबमिट करना होता है। वो एक फॉर्मेलिटी होती है जो उस पर वो अप्रूवल दे देते हैं, मटेरियल अप्रूव कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं ये एक मटेरियल अप्रूवल फॉर्म है। तो इसको आप अपने तरफ से बना सकते हैं आप अपने यूज़ के लिए। यहाँ पे ये जो कंपनी दी हुई है आप इसको हटा के अपनी कंपनी का नाम यूज़ कर सकते हैं। कैसा होता है, क्या क्या डिटेल होती है मटेरियल सबमिटल फॉर्म में? प्रोजेक्ट नंबर, डेट, कब जमा कर रहे हो आप, सबमिटल नंबर। आप हर तरह का मटेरियल, मतलब एक प्रोजेक्ट पे सिर्फ एक मटेरियल तो सबमिट करोगे नहीं, तो आपको सबमिटल नंबर उसी हिसाब से देना होता है। जैसे सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, सबका अलग अलग मटेरियल होता है। तो जैसे यहाँ पे सी लिखा हुआ है सिविल का है, और एम टी आर मतलब मटेरियल, ये 20 मतलब इससे पहले हमने 19 ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हो। डिसिप्लिन, सिविल, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, अदर्स। अटैचमेंट में क्या है, टेक्निकल ब्रोशर है, मैन्युफैक्चर स्पेसिफिकेशन है, सैंपल दे रहे हो यहाँ पे। जैसे ये देख लीजिए, फ्लोर टाइल्स फॉर गार्ड रूम, वॉल टाइल्स फॉर गार्ड रूम। तो इसमें डायरेक्टली एक सैंपल सबमिट किया गया होगा। किसने सबमिट किया उसकी डिटेल होगी, यहाँ पे नाम दिया जाएगा, किस डेट में दिया, वो चीज़ें होंगी यहाँ पे। ये मटेरियल अप्रूवल का दूसरा पार्ट है, वो हाफ ही था। नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, मतलब किस कंपनी का, किस ब्रांड का आप मटेरियल दे रहे हो, उसका एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, सप्लायर कौन है। और फिर ये वाला पार्ट होता है वो कंसल्टेंट रिव्यू एंड अप्रूवल के लिए होता है। वो जब आपको देख लेंगे, अप्रूव कर देंगे, तो ये अगर कुछ कमेंट के साथ करेंगे, अप्रूव करेंगे लेकिन साथ में कुछ कमेंट करेंगे तो वो बी हो जाएगा। अगर वो रिजेक्ट कर देंगे, मतलब रिजेक्ट तो नहीं, उसके साथ कुछ करेंगे कि हाँ भाई ऐसे नहीं, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, तो आपको रिवाइज करके दोबारा सबमिट करना होगा। और डी मतलब रिजेक्ट कर देंगे वो। तो ये क्लाइंट की यूज़ के लिए होता है, आपको सिर्फ ऊपर वाला पार्ट फिल करना है, बाकी वो खुद करेंगे। मेथड ऑफ स्टेटमेंट। मेथड ऑफ स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आपको किसी भी कोई भी काम आप करोगे साइट के ऊपर, मान लो प्लास्टर ही करना है, तो प्लास्टर के लिए आप जो मेथड फॉलो करोगे वो प्रोसेस क्या होगा, उसका सीक्वेंस क्या होगा, उस प्लास्टर करने में जितनी चीज़ें इंक्लूड होंगी उसका सीक्वेंस क्या होगा, तो ये सारी चीज़ इसमें होगी। अगर डेफिनेशन आप देखो, ए मेथड ऑफ स्टेटमेंट इज अ डिटेल्ड गाइड आउटलाइन how specific tasks will be performed in a construction project ensuring safety efficiency and quality। तो ये जनरल डिटेल हो गया, मतलब उसका जनरली मेथड ऑफ स्टेटमेंट वही होता है कि भाई अगर आपको प्लास्टर करना है तो प्लास्टर करने के लिए क्या करना होगा, आप पहले क्या काम करोगे। सबसे पहले तो आपको जो ड्राइंग उसकी अप्रूव्ड होगी, मटेरियल उसका अप्रूव्ड होगा, तो सारे मटेरियल के जो नंबर होंगे वो आपको उस पर मेथड ऑफ स्टेटमेंट में मेंशन करे होंगे। और फिर वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा, वो मैन्युफैक्चरर के एडवाइस के हिसाब से उस पर क्या चीज़ मेंशन की हुई होगी।